अस्सलाम वालेकुम। कैप 5 FAR 2 लेक्चर 30 स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर 29 के अंदर मैंने एंड पे 2 क्वेश्चंस का कहा था कि उनका आप जो है ना वो पहली एंट्री आप कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी एंट्रीज हैं ही सेम। और आज वाली क्लास में भी समझ लें हमने सारी रिवीजन ही करनी है चीज़ों की, ठीक है ना। हम डिफरेंट पास पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे अपने अंदर। 2 4 5 चीज़ें जो बार बार यूज़ करते हैं हम, वो 2 4 5 चीज़ें यूज़ करते हुए पास पेपर्स को देख रहे होंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ बस लीस्ट तैयार हो गई है, ठीक है। शायद ईद के बाद वाला लेक्चर जो होगा उसके अंदर कोई हाफ लेक्चर लीज का हो, मे बी एक लग भी जाए, मे बी ना लगे, ठीक है। और IS 21 इंशाल्लाह लीज के बाद, ईद की लीज के बाद, ईद के बाद ईद के बाद हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे IS 21। फॉरेन करेंसी का बड़ा ही आसान स्टैंडर्ड है, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ईद के बाद जुम्मे वाले दिन फिज़िकली क्लास पढ़ेंगे, नया टॉपिक शुरू होना है ना, ठीक है। अच्छा, ना शुरू हो सका हाफ लेक्चर में शुरू हो जाएगा, नहीं तो हफ्ते को तो इन एनी केस हो ही जाना है, क्योंकि फारिग दिन तो नहीं गुजार सकते हम कि मंडे का इंतजार किया जाए नए टॉपिक के लिए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो था क्वेश्चन बैंक का पेज 154 पे, इसमें वो कहता है मुल्तान मोटर इज़ अ कार डीलर, इट सेल्स कार एंड ऑफर सर्टन मॉडल फॉर सेल बाय लीज। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट। प्राइस ऑफ कार ऑन कैश सेल्स, ये फेयर वैल्यू है, और 1500 कॉस्ट है। फाइनेंस ऑप्शन क्या है जी? एनुअल रेंटल, 3 साल की लीज, 10% इंटरेस्ट रेट, और एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये जो एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होती है ना बेटा, ये बेसिकली रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं, ठीक है। और अगर ये एस्टीमेटेड है तो हमने क्या तरीका रखा हुआ है जी? जी हम कहते हैं जी सबसे पहले तो इसमें से GRV देखो कितना है, ठीक है। तो अगर सवाल खामोश है तो फिर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो फिर ये सारे का सारा UGRV है, ठीक है। 133 100। कितने बच्चों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था? एस्टीमेट के वर्ड से पता लगता है कि वो रेजिडुअल वैल्यू है। अगर कोई सवाल में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो उस टोटल रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेटेड की, जो हम एस्टीमेट लगाते हैं लाइफ के एंड पे ये मिलेगा, नॉर्मल जो आज तक देखते आए हैं, तो उसमें से हम गारंटीड बाय लेसी को माइनस करते हैं, तो बाकी फिर अनगारंटीड बचती है। लेकिन अगर सवाल में गारंटीड है ही नहीं तो फिर सारी की सारी अनगारंटीड ही है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो चीज़ थी वो थी लेसर्स कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप लीज। ये IDC का ही नाम था। IDC क्या है जी? लेसर ने जो लीज सेटअप की उसके लिए कुछ कॉस्ट इनकर की, ठीक है जी। तो आसान है, इसको करने की बजाय मेरे ख्याल में पास पेपर, चलो ये वाला सवाल कर दें, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। आपकी कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट है प्रिपेयर जनरलिटी फॉर फर्स्ट डे, ठीक है जी। 1500, 1000 में कर रहे हैं 1500। फेयर वैल्यू कितनी है जी? 2000। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जी, ये होती है लीज पेमेंट्स प्लस UGRV, ठीक है ना। पक्का पक्का ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं, काम भी इसी ने आना होता है, ठीक है। अब लीज पेमेंट्स में आपके पास कोई डाउन पेमेंट नहीं है, रेंटल्स हैं 764, बस ये डाउन कर दिया, इनटू 3 साल की लीज़ है, बस। कोई GRV है नहीं, UGRV 133, ठीक है। तो इसकी नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको दोनों को अलग अलग लेकर चलना था। क्या आंसर आया था? 22? नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बेसिकली यहाँ पे भी यूँ लिखना चाहिए, हमें याद हो जाएगा ज़रा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, जिसको हम किसी और कलर से लेकर चलते थे ना, ये वो है, ठीक है ना। अच्छा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कितना निकला है जी? आंसर डायरेक्ट ही बता दें, 1900। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV 100 आ गया, ठीक है जी। टोटल भी बता दें, 2000। डिस्काउंटिंग मैंने नहीं की, सिंपल थी डिस्काउंटिंग, ठीक है। दूसरे सवाल में पास पेपर वाले में कर लेते हैं। एंट्री जल्दी से पहले लिख लिया करेंगे। लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ब्रैकेट्स बहुत ज़रूरी हैं। लीज रिसीवेबल हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट पे, कॉस्ट ऑफ सेल आप पढ़ चुके, कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV, ठीक है। सेल लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
लीज पेमेंट्स और इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ही रखते हैं। ठीक है जी। अब नेट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है जी? टोटल 2000। ठीक है। कॉस्ट है 1500 और पीवी ऑफ यूजीआरवी तो फिर ये 1400 बन गया। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी है 1900 और फेयर वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है 2000 है, हमने लोअर पे लेना है यानी 1900। तो मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन ही ऐसे है हमारा सिलेबस कि 1900 ही आया करना है हमेशा। तो आप पीवी ऑफ एलपी को ध्यान में रख सकते हैं कि सेल को हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, वो लेसी को बेची है ना चीज़ें, तो लेसी से आने वाले पैसे जो हैं बस वही सेल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है ना। पीवी ऑफ एलपी बहरहाल फॉर्मूला पूरा याद रखना है और 1500 कॉस्ट, यही एंट्री की थी। चलो अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल था जी पास पेपर। Pass paper 7. Shalimar Industries is engaged in manufacturing of tractors. The tractors are sold both on cash and finance lease basis. तो इससे फ़ौरन पता लग गया हमें कि ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। ठीक है, लिख लिया करें ऐसे सवाल के टॉप पर, मैन्युफैक्चरर लेसर है, मैन्युफैक्चरर स्लैश डीलर लेसर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब वो कहता है ऑन यकम, अच्छा ये क्या कह रहा है? द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ट्रैक्टर इज 2 million एंड कॉस्ट ऑफ ईच ट्रैक्टर इज 1.6 million। कैश सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है जी? आउटराइट जो सेल प्राइस, जैसे बता कि आज कोई नकदी पैसे लेकर आए तो वो 2 million दे, तो वो 2 million देकर ख़रीद कर ले जा सकता है एक ट्रैक्टर को, और हमें पड़ता है ये एक ट्रैक्टर 1.6 million का। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट है। ठीक है, और ये सेल प्राइस है या फेयर वैल्यू है, जो मर्जी कह दो इसको, सेल प्राइस फेयर वैल्यू। ठीक है, निशानी है ये भी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल की, कॉस्ट और फेयर वैल्यू भी गिवन होती है। ठीक है, उसके बाद ऑन यकम जनवरी 15 ये कमेंसमेंट डेट है। शालीमार सोल्ड 10 ट्रैक्टर्स टू सीटी ऑन लीज। तो सोल्ड ऑन लीज का मतलब तो समझ आ गया ना भाई, आपने पिछली क्लास में पूछा था। ठीक है ना। अच्छा, तो कितने ट्रैक्टर्स भाई? 10 ट्रैक्टर्स। ठीक है जी। द टर्म्स आर लीज पीरियड इज 4 years वेयर एज यूजफुल लाइफ ऑफ ईच ट्रैक्टर इज 5 years। टोटल अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 1 million। पूरे सवाल में कहीं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है? ये तो फिर बिल्कुल वैसा ही हो गया। अगर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो फिर सारी की सारी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। 1000 में सवाल कर लेते हैं, 1000 है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा नहीं, अच्छा उन्होंने क्या कहा था? सॉरी मैंने देखा नहीं, ध्यान से नहीं देखा। उन्होंने बोला टोटल अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। खैर हम भी उसी नतीजे पे पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि गारंटीड थी नहीं। अच्छा, अगर अलग अलग दी भी हो तो हमें टोटल रेजिडुअल वैल्यू को कुछ करना भी नहीं होता, हम तो वैसे ही तोड़ के लिख रहे होते हैं। ठीक है, बहरहाल हम इसी नतीजे पहुंच के, उसने कहा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1000 है तो फिर गारंटीड 0 है, बस। ठीक है, ओके। लीज रेंटल्स हैं 6374545। ठीक है जी, 454। ठीक है, पर एनम आर पेबल इन एरियर। एनुअल हैं, इन एरियर हैं। ठीक है, एनुअल हैं और एरियर में है। इम्प्लिसिट रेट है 12%। ठीक है जी। अब यूजफुल लाइफ 5 साल है और लीज टर्म 4 साल है तो ये फाइनेंस लीज ही ना, 4/5 करके देख लो, है तो ये फाइनेंस लीज ही। ठीक है, लेकिन ये जो लफ्ज़ होता है ना रेजिडुअल वैल्यू का, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटी, जीआरवी यूजीआरवी का आ जाना, मतलब ही क्या होता है? लीज टर्म के एंड पे ओनरशिप वैसे ही ट्रांसफ़र हो जानी है लेसर को, सॉरी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी, एसेट ने लेसर के पास वापस आ जाना है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब कॉस्ट कितनी है जी पर ट्रैक्टर? 2000 नहीं 1600, और फेयर वैल्यू पर ट्रैक्टर है 2000। तो यहाँ से काम शुरू किया हमने, ये मैंने बच्चों के आने से पहले सॉल्व कर लिया था। ठीक है, कॉस्ट है 1600 पर ट्रैक्टर, तो हर ट्रैक्टर की 1600 है तो 10 की 16000। फेयर वैल्यू है पर ट्रैक्टर 2000 तो 10 की हो गई 20000। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। ठीक है, लीज पेमेंट्स कोई डाउन पेमेंट नहीं है, 4 रेंटल्स हैं 6375 के, और यूजीआरवी है 1000। अलग अलग लेके चल रहे हैं हम।
ये लीज पेमेंट्स आ गई, ये यूजीआरवी आ गई, टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये बन गई। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू लेने की बारी आई। इंटरेस्ट रेट है हमारा 12%। ठीक है, 4 रेंटल्स हैं, चारों इन एरियर्स हैं, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ये आ रही है जी। ठीक है, हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ओके, और ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी आ गई। ठीक है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, जो भी कर लो कलर वही हो रहा है, ब्लैक। अच्छा जी, मिक्स हो रहा है। तो टोटल क्या आ गया? टोटल नेट इन्वेस्टमेंट आ गई। एंट्री हम करते हैं लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये मैंने जान के फिर नहीं फिल किया था ताकि आपके साथ ब्रैकेट्स को फिर रिवाइज कर लूँ जी। लीज इतनी बार कर लेंगे, ये बात इतनी बार कर लेंगे कि इंशाल्लाह ये याद ही हो जाएगी। ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट यही लगता है। ठीक है ना जी। लीज रिसीवेबल हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी आती है। सेल को हम लेते हैं लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी पे। ठीक है जी, और इन्वेंट्री को लेते हैं कॉस्ट पर। अब सवाल ऊपर मौजूद है, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है? टोटल नेट इन्वेस्टमेंट 19,999। कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट है जी 16,000 टोटल, ऊपर गिवन है, ये देखो 16,000 कॉस्ट। ठीक है, माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी 636 जी। कितना आ गया? 364। फेयर वैल्यू है सवाल की ट्रैक्टर्स की 20,000 और पीवी ऑफ एलपी है 19,363। हमने लोअर पे लेना है तो 19,363 आ गया। और कॉस्ट है जी 16,000। एंट्री बैलेंस होगी। ठीक है जी, अगली एंट्रीज का कोई मसला नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट से आपने हमेशा अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल को बनाना शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप अगली एंट्रीज क्या बनती हैं वैसे? कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, चलें जी, कर लें जी, कर लें। आपने कोई नहीं की थी वैसे? वजह पूछ सकता हूँ? कहते हैं नो सर। चलें जी, अब हम ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे 2-3-4 सवालों के अंदर, और फिर आज मिसिंग हो रेंटल या रेट तो उसको निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, और फिर छुट्टी कर लेंगे। कोई नहीं, काम सुकून से आपने किए जाना है, मैंने भी यहाँ पे बैठ के किए जाना है, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी। तरतीब आप जहन में रखिएगा, अपने सफ़े पे लिखते जाइएगा किस किस क्वेश्चन को कैसे कैसे करते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पास पेपर 6 निकाल लें, इसके ऊपर ही मौजूद है थोड़ा सा। जी, Guava Leasing Limited has leased a machinery to Honeyberry Limited on Yakam July 17 on following terms. Non-cancelable period is 3.5 years. Each semi-annual lease installment of 48 million is receivable in arrear. बड़े मज़े का सवाल है ये। The lease contains, अच्छा ये non-cancelable period है 3.5 years, यानी ये तो है ही। अब आगे शायद कोई एक्सटेंशन वगैरह दे। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि 3.5 सालों में कितनी दफ़ा 6 महीने आएंगे? क्योंकि सेमी एनुअल लीज रेंटल्स है ना, 7 दफ़ा आएंगे। ठीक है, इसका मतलब 7 ईयर्स का मतलब हुआ 3.5 ईयर्स का मतलब हुआ 7 सेमी एनुअल्स। ठीक है जी, तो 7 इंस्टॉलमेंट्स आनी है, और हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी होनी है? कितने की होनी है? 7 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 48 ईच एरियर में। ठीक हो गया, ये पता लग गया हमें कि 7 इंस्टॉलमेंट्स आनी है 48 रुपए की। ठीक हो गया। अच्छा, आगे वो कहता है द लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड, लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज बाय 1.5 ईयर्स। अब आगे उसने ना थोड़ा सा हमें इंसेंटिव सा दे दिया। उसने क्या कहा? लेसर ने कहा अगर एक्सटेंड कराओगे ना तो आपको ईच सेमी एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट इन द एक्सटेंडेड पीरियड वुड बी 15 मिलियन। ठीक है, तो ईच सेमी एनुअल, अब 1.5 ईयर्स के अंदर कितने सेमी एनुअल्स आएंगे?
तो 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15 ईच, ये आएंगी एरियर में, ये भी ठीक है। अच्छा, ये तो भी पक्का नहीं है ना कि एक्सटेंशन उन्होंने करनी है नहीं करनी है। अगर तो रिजल्ट भी सर्टन होंगे तो फिर 3.5 प्लस 1.5 रीजन 5 साल हो जाएगी, और अगर इतने भी सर्टन नहीं होंगे तो फिर नहीं, ठीक है। आगे कहता है इट इज़ रीजनेबली सर्टन दैट HL विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। इसका मतलब हम दोनों को ही लेंगे, ठीक हो गया। आगे इम्प्लिसिट रेट है 10%, यूजफुल लाइफ है 6 साल, UGRV एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 20 मिलियन। अच्छा, UGRV ही बता दी उसने, पता नहीं एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, देखो पता नहीं एक्सपेक्टेड RV कितनी है, लेकिन उसमें यह भी नहीं पता कि GRV कितनी है, तो ज़ीरो ही लेंगे। उसने बस हमें क्या बता दिया, UGRV कितनी है 20, ठीक है जी, तो सिर्फ UGRV गिवन है। आगे कहता है GLL incurred a direct cost of 10 million and general overheads of 0.5 टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। हाँ भाई, जनरल ओवरहेड्स को क्या हम इंक्रीमेंटल कहा करते हैं? बचपन से हम इनको इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं कहते। मैंने आपको IDC की उस दिन डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि IDC क्या है, ये खर्चा ना होता अगर लीज ना होती, याद आ रहा है, ठीक है। तो जनरल ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है ना, ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई, इसलिए इसको आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और ये हमारे पास है IDC ऑफ लेसर, IDC ऑफ GLL ने इनकर किया ना, IDC ऑफ लेसर। अच्छा, अब ना हमने 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो हर बार रिवाइज किया करनी है। वो ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ढूंढने दें मुझे, मैं यहाँ पे लिखी तो थी, कहाँ पे है वो समरी, वहाँ पे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं सारा कुछ, जिसके अंदर वो लीज के टेबल्स बने हुए हैं। पे नंबर बताओ जल्दी से, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ इतनी देर में, तो लेसर लेसी जो भी थे सारे जी मैंने ढूंढ लिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। ये देखें जी, एक तो हमें लेसर का सवाल हो, ठीक है, तो इस चीज़ को रिवाइज करना होगा। क्या, अगर सिंपल लेसर है और फाइनेंस लीज है, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करता है, फिर लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट से, एसेट क्रेडिट फेयर वैल्यू से, और IDC क्रेडिट कर देता है। ये हमें एंट्रीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, और फिर एंट्री करता है किराया आने पर कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। मेरा सवाल आपसे, क्या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर था या सिंपल लेसर था? अभी तक पूरा सवाल पढ़ लिया, हमें कहीं पे फेयर वैल्यू और कॉस्ट अलग अलग दी हुई नहीं थी, ना ही कोई जिक्र था कि ये मैन्युफैक्चरर डीलर है। इसका मतलब सादा वाला लेसर है, सिंपल लेसर है। लेकिन लेसर की लीज कौन सी है ये देखना पड़ेगा, लेसर की लीज कौन सी है ये देखना पड़ेगा जी। 5 साल की लीज टर्म है, 6 साल की यूजफुल लाइफ है, तो बस आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैंने PV नहीं निकाली, वरना PV ऑफ LP को, अच्छा यूज PV ऑफ LP को ही करना है टेस्ट के अंदर, ये याद रखना, नेट इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये भी बताया हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल हमारी ये फाइनेंस लीज है, तो इसलिए हम इस टेबल को देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट आता है, लीज रिसीवेबल, ये सारी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो वर्किंग्स की तरफ आते हैं। अगर लेसर है और उसकी फाइनेंस लीज है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट होगा नेट इन्वेस्टमेंट से, और डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर, और डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV UGRV अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। हमारे सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी मुफ्त में, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी बाय पेइंग PO, ओनरशिप इसमें वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर सवाल में UGRV या GRV का जिक्र आ रहा है तो मतलब ही क्या है, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है, तो हमारा फॉर्मूला यही वाला यूज़ होगा। एक तो हमारे जहन में फ़ौरन ये चीज़ आए, सवाल पढ़ते ही लेसर का सवाल है, फाइनेंस लीज है, तो ये 2-4 बातें जहन में आ गई। पहली बात, एंट्री ये होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट खरीदेगा, फिर ट्रांसफर करेगा लेसी को उसी फेयर वैल्यू पर, तो फिर लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट से, एसेट क्रेडिट फेयर वैल्यू से, कोई IDC पे किया तो वो भी क्रेडिट कर देगा। इसके ऊपर तो काफ़ी बहस पिछली क्लास में भी कर चुके, ठीक है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, तो फॉर्मूला ये लगेगा। ये 2 बातें जहन में रखने के बाद अगली चीज़ इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन है। इंटरेस्ट रेट, ये भी अभी इस सवाल में ना काम आया, अगले में आ जाएगा। ये 2-3 बातें फौरन आपके दिमाग के अंदर घूमनी चाहिए सवाल करते हुए, ठीक है। अगर
लेसर का सवाल है तो लेसर अपना इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो वो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट या मार्केट वैल्यू। कभी कभी ना ये फनकारी लगाता है, वो फनकारी के पीछे वजह क्या होती है वो प्रूफ फिर किसी दिन करेंगे। आज एक सवाल करेंगे उसमें ये इसकी एप्लीकेशन कर लेंगे, लॉजिक फिर कभी से, ठीक है ना। लेसी का तो सवाल नहीं है, अगर लेसी का सवाल होता तो वो इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता, और अगर इम्प्लिसिट रेट गिवन ना हो तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अपना यूज़ कर लेता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, आईडीसी लेसर का सवाल है, और लेसर भी कौन सा है, सिंपल वाला। भाई सिंपल वाला लेसर हो उसकी ऑपरेटिंग लीज हो, या मैन्युफैक्चरर डीलर हो उसकी ऑपरेटिंग लीज हो, इनकी ट्रीटमेंट तो आईडीसी की सेम थी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और लीज टर्म पे डेप्रीशिएट, ठीक है। अगर सिंपल लेसर है तो आईडीसी की ट्रीटमेंट फाइनेंस लीज में डिफरेंट है, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो उसकी फाइनेंस लीज में डिफरेंट है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का आसान है, क्या एक्सपेंस आउट कर देता है आईडीसी को, और ये जो लेसर सादा वाला है इसकी एंट्री ये भी तो करवा के आ रहा हूँ, ठीक है ना, सही है। तो ये फौरी तौर पे हमारे जहन के अंदर ये दो तीन चीज़ें हैं कि ये टेबल आएगा, मैन्युफैक्चरर डीलर का सवाल आएगा तो ये टेबल आएगा, उसके साथ रेट की बात हम जहन में आएगी, ठीक है। ये बार बार देखेंगे ना 2-3 दफ़ा, ठीक है, तो वैसे ही आगे जहन के अंदर ये बातें बैठ जाएंगी, ठीक है। जो भी सवाल आप पास पेपर का सवाल कर रहे हैं, सवाल सामने देखना है, ये 3-4 चीज़ें देखनी है, सवाल ख़त्म। तो ये इसी तरह से करेंगे तो फ़ायदा होगा चीज़ों को, ये पास पेपर, वरना फिर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो छोटा सा तो स्टैंडर्ड था, देखो अब ख़त्म भी हो गया, ऐसे ही है ना। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जी इसमें। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम, कौन से सवाल पे थे जी, पास पेपर 6 पे आ गए जी वापस। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, मुझे निकाल दीजिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। बेटा जब यूजीआरवी खुद दे दी तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, गारंटीड नहीं है, समझ लो ये सारी ही एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू थी जिसमें कोई गारंटी नहीं है, तो सारी यूजीआरवी होगी। मैंने कहा एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू नहीं पता तो फिर जीआरवी जीरो ही है, और सारी की सारी क्या है, ये यूं कर लेते हैं ना, ये मैं यूं कहना चाह रहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू थी। लेकिन लड़ाई तो तब हो जब दोनों को अलग किया गया हो। सवाल के अंदर जीआरवी नहीं दी हुई, जीरो, यूजीआरवी दी हुई है तो बस वो 20 ले लोगे, ठीक है। जी बच्चों, कोई डाउन पेमेंट है जी? डाउन पेमेंट तो कोई नहीं है। अच्छा, अब रेंटल्स के बारे में आपको मैंने बताया 7 इंस्टॉलमेंट्स 48 वाली हैं हर 6 महीने बाद, और 3 इंस्टॉलमेंट्स 15 वाली हैं हर 6 महीने के बाद। तो इधर देखो रेंटल्स ऐसे निकलने थे 7 इंटू 48 प्लस 15 इंटू GRV कोई है, और UGRV 20,000 ठीक हो गया जी, सही है। तो लीज पेमेंट्स का टोटल क्या आ गया,
बल्कि इसको ग्रैंड टोटल ही कर लिया करें। अब इसको क्या, वो सिर्फ डिस्काउंटिंग के लिए हमने अलग अलग करना होता है, डिस्काउंटिंग के लिए अलग कर लेते हैं, लीज पेमेंट्स निकालनी होती है नीचे, ठीक है। अब आगे ग्रैंड टोटल कर लें, इनको अलग अलग फिर टोटल करने की ज़रूरत नहीं है जी। 401 ये हमारी आ गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। चले नेट इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करें जी, जल्दी करें। अच्छा जी, अब आप लोगों को एक मशवरा दिया था मैंने, किसी ज़माने की बात है, कि अगर हाँ रेट एनुअल गिवन है, रेट है 10% पर एनम, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मंथली है, 6 से तो आंसर आ जाएगा 5%, तो हम 5% यूज़ करेंगे जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये कह रहा था कि आपको एक ज़माने में मशवरा ये दिया था कि इस तरह की मुश्किल डिस्काउंटिंग आ जाए तो टाइम ज़ाया करते हुए आपने वो, एक मिनट इसको साइड पे कर लें, टाइम ज़ाया करते हुए टाइम लाइन नहीं बनाने लग जाना, बल्कि आपने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल तो बनाना ही होता है, ठीक है। तो जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है उसकी डेट वाला कॉलम अगर आप बनाएंगे, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। काम ही हो जाना है आपका। करें डिस्काउंटिंग, करें, ज़रा ट्राई करें, शाबाश। मैं ये वर्किंग 1 से आगे वर्किंग 2 ओपन कर रहा हूँ, ज़रा सवाल की रिक्वायरमेंट तो पढ़ लें। प्रिपेयर नोट फॉर इंक्लूजन है, प्रिपेयर नोट, इसलिए डाटा इतना कम होगा कि शायद एंट्रीज को आपको कर भी ना सक रहे हो, ठीक है। बहरहाल नोट प्रिपेयर करना है सवाल के अंदर, ठीक है जी, और 2018 का नोट प्रिपेयर करना है। तो बहरहाल नोट प्रिपेयर करने के लिए भी हमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो चाहिए ही होगा, बुनियाद तो उसकी डाल लें। ये नहीं, इधर नहीं, इधर ही आते हैं, उधर रहे आप अमर भाई। जी ले आए इधर आमिर भाई। अच्छा जी, उधर की बजाय यहाँ बोर्ड पे मैं सॉल्व करता हूँ जी। डाउन पेमेंट कोई नहीं थी, रेंटल्स के बारे में अभी भी बात हुई हमारी। 48 कितना 48 के 7 रेंटल्स थे और 15 के 3 रेंटल्स थे। GRV 0 है और UGRV 20 है, ठीक है जी। ये भी मिटाना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद टोटल बताया था आपने अभी 401, ये हमारे पास आ गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट में अब डिस्काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग में थोड़ा सा मसला है। डिस्काउंटिंग में एक तो 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं और फिर बराबर भी नहीं है, मसला है। तो इसी के लिए आपको एक मशवरा दिया था कि आप अपना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया करें। पहले 2 कॉलम बनाने से काम हो जाता है, वैसे डिस्काउंटिंग का भी, ठीक है जी। डेट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगला भी आपको बनाना पड़ेगा, बेशक सारा नाम बनाना पड़े। ऐसे भी सवाल किए थे हमने, बैलेंस शीट हो तो लाइन के आगे वाली 1 साल को लेना होता है, और नोट हो तो वो भी लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के देख लेंगे, वो सोल्यूशन में गलती से सारा बना होगा,
आपने उसको नहीं तो सोचना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बन सकता है, गलती से नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए बना होता है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 5% सेमी एनुअल, ठीक है ना, और बैलेंस। जी, किस दिन लीज कमेंस हो रही है? जी, कमेंसमेंट है, पहली लाइन, ये 1 जुलाई 17 पे लीज किया उन्होंने मशीनरी, ठीक है जी। तो 1 जुलाई 17 को आप यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, वो भी हमने निकालनी है, लिख लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेमी एनुअल रेंटल्स हैं और एरियर में हैं, सेमी एनुअल रेंटल एरियर में, फिर सेमी एनुअल रेंटल एरियर में, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा बताओ, 31 दिसंबर 17 ये कितना रेंटल होगा? 48, फिर 30 जून 18 पर 48, फिर 31 दिसंबर 18 तक पर 48, फिर 30 जून 19 पर 48, 4 हो गए, फिर 31 नहीं जाने दो, एक बार डिस्काउंटिंग सिखानी है, ठीक है जी। 31 दिसंबर 19 48, क्योंकि टाइम लाइन बनाने की बजाय ज़्यादा बेहतर है ना, ज़्यादा बेहतर है। इस सामने लिखा होगा तो नोट बनाने में भी आसानी, पीरियड्स गिनने में भी आसानी, GRV UGRV आने हैं, प्लॉट कर लेंगे, नोट के अंदर हेल्प मिल जाती है, तो बहुत सारी हेल्प मिलती हैं। टाइम लाइन बनाने से तो टाइम ज़ाया ही होता है, वो टाइम लाइन ही हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना जी। फिर 30 जून 2020 कितना जी? 48, 6 हो गए, फिर 31 दिसंबर 20 पर फिर 48, अब एक्सटेंशन ली, ये 3.5 साल पूरे हुए, अब एक्सटेंशन ली, 30 जून 21 पर 15, फिर 30 जून 31 दिसंबर 21 पर 15 और 30 जून 22 पर 15 नहीं, 15 के साथ साथ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है। एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में तो रिवीजन चल रही है, समझो सारा लीज रिवाइज हो रहा है आज इंशाल्लाह, ठीक है, आप देखोगे सारा लीज रिवाइज हो रहा है। तो UGRV GRV इधर लिया करते थे, फिर नोट में जाते थे तो मैच्योरिटी एनालिसिस में सिर्फ GRV लेते थे और रेकन्सिलिएशन में UGRV लेते थे, ठीक है ना। बातें ऐसे टिप्स पे हों, कोई गहरी नींद से उठा के पूछे आपको, ये बातें याद होनी चाहिए, तब मैं कहूँगा कि लीज तैयार होगी, और अगले टेस्ट के अंदर बेइज्जत ना कराना जी। तो 15 जमा 20 कितना हो गया जी? 35। अब कहानी वही है, डिस्काउंटिंग सिखाई थी, ठीक है ना। ये 48 ने भी इधर आना है, इसने भी इधर आना है, इसने भी इधर आना है, सब ने इधर आना है। तो ये 48 के ऊपर सिंपल डिस्काउंटिंग करेंगे, कोई मसला ही कोई नहीं है इसको तो, ठीक है। 48 है, बोलो, ये तो ज़ीरो है, डाउन पेमेंट तो कुछ है नहीं, फिर 48 इंटू 1 माइनस, अब सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट है, सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स हैं, 0.5 रेज टू पार, और एनविटी के फॉर्मूला में हमने गिनने हैं नंबर ऑफ 48, तो 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स नहीं गिनने कितना सा पीछे लाना है, बस गिनो कितने नंबर ऑफ 48 हैं, -7 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है जी, प्लस 15 को ले आए, इधर ही कर लेते हैं क्योंकि आगे तो रेड वाले ने आना है, ठीक है ना। ये भाई साहब तो रेड वाले हैं ना, अच्छा जी। अब 15 जो है, ये 15/3 है, 15/3 है, ठीक है। ये 15 ने, अब एनविटी के फार्मूला का कमाल क्या था, याद है क्या कमाल होता था? एक पीरियड पीछे सारे कैश फ्लोज, ये 15 भी इधर, ये 15 भी इधर, और ये 15 भी इधर, ठीक है। और फिर इसको सिंपल डिस्काउंट करना है तो पीरियड्स गिनेंगे यहाँ तक लाने के लिए, यही सीखा हुआ था, ठीक है। तो चलो 15 को 1 माइनस 1.05 रेज टू पार, कितने पीरियड पीछे लाना है? गलत 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 बात की आपने, रोका नहीं, पीरियड्स तो गिनने ही नहीं है, पीरियड्स तो सोचने ही नहीं है। 15 कितने हैं?
नंबर ऑफ n, ठीक है। 15 कितने हैं? 3, तो -3 डिवाइडेड बाय 0.05। लेकिन 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 ये यहां पे पहुंचे। अब यहां से गिनना शुरू करो पीरियड्स। यहां पे पहुंच गए, 31 नंबर 20 से पहुंच गए। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स पीछे आना है इसने, तो 1.05 रेज़ टू पावर -7, ठीक है। ओके, चलो प्लस इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसका भी प्लस इधर ही लिख देते हैं, अब इसको रहने दें फिर, ठीक है। नहीं नहीं, एक रह गया है, अभी एक रह गया है, आप भूल रहे हैं शायद, ठीक है। ये वाला 20 भी तो पड़ा है, ये 20 सीधा ही बारो बार पीर बधाई, ठीक है जी। नैरो नैर ठोकर, लाहौर वाली रह गए, बाकी तो सब चले गए ना। उन्होंने कहा भाईजान बस करो जी। तो 20 इंटू 1.05 ही रहे। अगेन देखो, आप सोच सकते थे कि जी इसको हम 10% ले लें और इसको ईयर्स को गिन लें, तो यार कंसिस्टेंसी रखा करो, गलती के चांसेस कम रहते हैं। एक बार जो सेमी एनुअल रेट ले लिया तो फिर इसको भी नंबर ऑफ 6 मंथ्स गिन के पीछे चले जाओ, ठीक है ना। समझ नहीं आ रही? अच्छा, शक्ल जो बनाई हुई थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 महीने यानी 5 साल। लेकिन हमने 5 साल नहीं कहना, हमने इसको -10 कर देना, ठीक हो गया जी। तो क्या आ गया जी? अच्छा, ये सॉरी यहाँ पे क्यों लिख दिया? ये तो हाँ रेड से लिख देते हैं, सॉरी। ये GRV नहीं है, ये UGRV है। कितना जी? 20 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर -10। डन हो गया जी। चल ले जी, इसका सारे ब्लैक का टोटल बताएं। 307 और रेड का टोटल। मैंने माना कि मैन्युफैक्चरर डीलर का सवाल तो है नहीं कि इनको अलग रखें, लेकिन चलो प्रैक्टिस ही सही, ठीक है। पर्चे के अंदर मैन्युफैक्चरर डीलर का सवाल आए तो अलग अलग रख लेना, और अगर सिंपल वाला आए तो बेशक लिखते हुए फॉर्मूला पूरा लिखना, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला मुझे लिखना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्मार्ट करते हैं। 401 नहीं भाई नहीं, वो जब फार्मूला के अंदर लेना होता है ना, फटाफट चीज़ें उठानी होती हैं, तो फिर नेट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला लिखा होना चाहिए। ये क्या है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहेंगे पक्का हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है जी। नेट इन्वेस्टमेंट बता दें। 319 नेट इन्वेस्टमेंट आ गई। इंटरेस्ट भी बता ही दें। इंटरेस्ट 401 माइनस 319 जी 82 निकाल लेते हैं, इसलिए अनअर्न निकालने में कभी कभी आसानी लग जाती है, ठीक है जी। सही हो गया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर हमने इसकी, बल्कि ठहर जाओ पहले ये कर ही लें। नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? नेट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है इसको, 307 से ना कर लेना। ये 307 थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, 307 PV ऑफ LP, ठीक है जी। 319 क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट 319 5%, 16 32 287। मेरे ख्याल में तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट है। अच्छा 18 करोड़, चलो एक और बना दो। 14 34 253। अच्छा भाई देखो, बैलेंस शीट अगर होती 30 जून 18 की, तो फिर मुझे 1 साल और आगे आना पड़ता। अच्छा मज़े की बात यह है कि ये 1 साल है, यानी अगर बैलेंस शीट चाहिए होती तो करंट पोर्शन निकालने के लिए 1 साल का मतलब अगली 2 पेमेंट्स होती, लीज पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉलमेंट। लेकिन वैसे आपस की बात है, इसका टोटल क्या होना है? 401 बेटा, इसका टोटल क्या होना है? 319 ही होगा। प्रिंसिपल, ठीक है। और ये क्या है?
82 का इंटरेस्ट। तो कोई ज़रूरत है सब बनाने की, ये वैसे ही फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। हम नोट के लिए हमें मैक्सिमम टोटल इंटरेस्ट चाहिए होता है, वो पहले ही हमने इधर अलग से निकाल लिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे एंट्रीज मांगी होती तो एंट्रीज क्या करते, अब ये तो मैं नहीं ना यहाँ पे नोट कर रहा, इसको तो जाने दें, ये तो उधर नोट कर दी, यहाँ एंट्रीज कर लेते हैं जी। कौन सा लेसर है भाई? सिंपल, तिलों वाला नहीं है, सादा, सादा लेसर। ऐसी दिल कर रहा था कि देख के ही आए, सादा लेसर, सिंपल लेसर। एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, फेयर वैल्यू से एसिड क्रेडिट, और आईडीसी कैश वाली क्रेडिट, ठीक है जी। और ये लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा चलें, उसके बाद अगली एंट्री कैश डेबिट, ये वाली एंट्री होती है। तो ये सिर्फ एंट्री ज़रा मैं करके देखता हूँ। अच्छा ये तो वो है, हमारा सवाल तो उधर चल रहा था, ये जी पहली एंट्री। अच्छा, पूरे सवाल में कहीं पे लिखा हुआ है कि जीएलएल ने कब एसिड खरीदा, बोले, और कितने का खरीदा? लेकिन वैसे ही ज़रा रिवीजन कर रहे हैं ना, ज़रा सारी एंट्रीज लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1 जुलाई को ही हम कहें, 1 जुलाई 2017 को पहली एंट्री करें, एसिड डेबिट और फेयर वैल्यू पे ब्रैकेटें बड़ी ज़रूरी होती हैं, और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद फिगर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, एंट्रीज तो मांगी नहीं हुई, वैसे सवाल के अंदर फेयर वैल्यू उसने दी भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये चूंकि इस सवाल के अंदर आईडीसी भी है, अब जब ये ट्रांसफ़र करेगा एसेट लेसी को तो बड़ा तेज़ है, ये आईडीसी के पैसे भी ट्रांसफ़र कर जाएगा उसको। क्या मतलब, लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट पर, एसेट जो है वो क्रेडिट होता है फेयर वैल्यू से, और कैश क्रेडिट कर देता है वो आईडीसी वाला, ठीक है जी। तो एंट्री सिर्फ रिवाइज हो रही हैं। वैसे अभी तक तो मुझे सिर्फ ये पता है कि 319 रुपये से लीज रिसीवेबल डेबिट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा फ़िलहाल तो मुझे आईडीसी का पता है बस। आईडीसी कितना था जी? 10 मिलियन आईडीसी था, तो ये मुझे पता है 10 मिलियन, ठीक है। अभी मुझे एसिड की फेयर वैल्यू का कोई नहीं पता है, सवाल ने चूँकि एंट्रीज मांगी नहीं हुई थी इसलिए उसने इसको मिस कर दिया था, मुझे इसका नहीं पता। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद साल में 2 दफ़ा किराया पे होगा, तो पहला किराया 31 दिसंबर 17 को पे होगा, और वो किराया होगा और एंट्री होगी कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, वो आपके पास मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हैं डाटा, ठीक है। फिर 30 जून 18 पर 30 जून यही बनता है ना कि नहीं? पहला साल का एंड जिस तक ला रहा है, अगर एंट्रीज मांगता तो इस साल की। फिर कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, करना चाहो एंट्रीज तो आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना। इंटरेस्ट इनकम, ये डाटा मौजूद है, ये दोनों एंट्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ना अगर कभी आपको मिसाल के तौर पे ये मिसिंग है, इस तरह की सिचुएशन बन गई है, आपको एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए, तो मुझे बताएं कितनी फेयर वैल्यू होगी, ज़रा बता सकते हैं सोच कितनी? यानी हम बैलेंसिंग फिगर, मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये ज़रूरत नहीं थी सवाल के अंदर, लेकिन ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये 309 ही होगा, यही तो हमने अभी तक सीखा और पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेड एंट्री मैं कर सकता हूँ 309 से एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। लेकिन ये एंट्री लाल ही रहने दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे तो ये एंट्रीज रिक्वायर्ड भी नहीं थी, ओके। सही है, समझ आ रही है? चल अच्छा जी, अब वापस चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। तो रिक्वायरमेंट है, बोले, प्रिपेयर नोट्स फॉर इंक्लूजन इन जीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 18। अब नोट्स का मतलब तो ये है कि लीज का नोट भी बनाया और पीपीई का भी, लेकिन पीपीई के नोट की डिटेल्स कोई नहीं अवेलेबल, एसेट की हमें फेयर वैल्यू उसने नहीं दी हो, तो मैंने वैसे मिसिंग निकाल कर आपको बता दिया, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ लीज का नोट बना देंगे हम उसको, ओके। 30 जून 18 का नोट बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है पूरे स्केड्यूल के बनाने की, नोट इस तरह बना लेते हैं। नाम क्या है जी? GLL, GLL
नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। आमिर भाई आवाज़ सही आती है? मैं इस तरफ मुँह करता हूँ तब भी ठीक है? अच्छा जी, अब नोट का कोई नंबर दे दें, लीज का नाम फाइनेंस वाली लीज, 9.1 अंग्रेज़ी लिखोगे सवाल से, लिख लोगे ना? ये ना पर्चे में यही ना लिखनी आ रही हो, लिख लोगे? एक दफ़ा ऐसा हुआ था पिछले सेशन में गालिबन, एक बच्चे ने टेस्ट के अंदर 9.1 ऐसे लिख कर आगे लिख दिया था इंग्लिश। नहीं ऐसे करना, ठीक है? अच्छा जी, ये अब शॉर्ट सी जगह बस ऐसे बना लेते हैं। मैच्योरिटी एनालिसिस यहाँ बना लेते हैं। तीस जून 18 पे बैलेंस शीट बना रहे होते तो फिर मसला था, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? 30 जून 18 पे खड़े हैं तो 30 जून 19 तक लेस देन 1 ईयर है। ये 30 जून 19 तक बोलो लेस देन 1 ईयर कितना बनता है जी? 48 इंटू 2 96। फिर 30 जून 18 पे खड़े होकर 30 जून 20 तक 1 to 2 ईयर्स है, 96। 30 जून 18 पे खड़े होकर 30 जून 21 तक 2 to 3 ईयर्स है। ये जनाब 48 प्लस 15 63, ठीक है जी। 30 जून 18 पे खड़े होकर 30 जून 22 तक 3 to 4 ईयर्स है, और ये आ जाएगा 35 प्लस 15 50। ये क्या था जी? ये UGRV जो था, इसको हम इधर नहीं लिया करते थे, ये है रेंटल, याद है? और ये ऐसे लिखा करते थे ना स्टार्ट में UGRV, और UGRV को हमने एमोर्टाइजेशन, अब तो याद हो जानी चाहिए बात, वैसे एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में UGRV को लेते थे, मैच्योरिटी एनालिसिस में नहीं लेते थे, और आगे जाके अभी रेकन्सिलिएशन में लिया करते थे, ठीक है ना जी? तो कितना आ गया जी? 15 प्लस 15 30, तो टोटल लीज रिसीवेबल्स 285, ठीक है जी। उसके बाद 9.3 रिकॉन्सिलिएशन। सबसे पहले जी टोटल लीज रिसीवेबल 285, इसमें ऐड करेंगे UGRV, ये जो यहाँ छोड़ दिया था 20305 आ गया जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अजीब बात नहीं है, हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 401 निकाली थी, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो 305 आ रही है सिर्फ जी। वो थी यकम जुलाई 17 की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये है 30 जून 18 की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है? पेमेंट्स भी हो गई हैं कुछ। अच्छा जी, लेस करेंगे इसमें से अनअर्न्ड, पर्चे में UEI ना लिखा ना, उसको समझ ही ना आए कि क्या हुआ, ठीक है? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी। अब इधर से 82 उठा लें टोटल, या यहाँ से उठा लें 82 टोटल। ये 82 टोटल जो है, ये सारे का सारा पहले दिन अनअर्न्ड था, इसमें से ये 16 जमा 14 हो गया अर्न, तो ये शॉर्टकट है, ठीक है जी। 82 टोटल अनअर्न्ड में से कितना हो गया अर्न इस साल में? 16 और 14, आंसर आ गया 52। ये अनअर्न्ड है, बताएं जी। 253 इज द नेट इन्वेस्टमेंट। जी शॉर्टकट की बजाय लॉन्ग कट अगर हो तो आप क्या करें, आप सारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएं, फिर आप कहेंगे ये अर्नड, ये अर्नड, सॉरी अनअर्न्ड, फिर आप उन सब अनअर्न्ड को क्या करने बैठ जाएंगे? टोटल, ठीक है? इसका शॉर्टकट क्या है? टोटल कितना इंटरेस्ट है? 82 में से कितना अर्न हो गया? 16 जमा 14, ठीक है 30, तो फिर बाकी सारा क्या है? अनअर्न्ड। टोटल में से अर्न माइनस कर दो तो क्या बचता है? अनअर्न्ड, ठीक है? मैंने अनअर्न्ड निकालना था, तो ये क्या है? टोटल, इसमें से ये क्या माइनस किया? अर्नड, तो आंसर क्या आ गया? अनअर्न्ड, ठीक। अच्छा, अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो क्या करते? बैलेंस शीट अगर बनानी होती तो क्या करते? इसी साल की नहीं बनानी, लेकिन रिवीजन जो कर रहे हैं, हर चीज का पता होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो क्या करते?
अगला 1 साल, 1 साल यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट्स, इनको मजीद सॉल्व करते हैं। ये वाला हमारा हिस्सा जो है ये करंट एसेट्स में आता, और इसके सामने वाला इधर वाला ये नॉन करंट में आता। ठीक है, सही है। अब जरा सोल्यूशन ओपन करें। सोल्यूशन के अंदर जरा आप देखें, गलती से ना एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल सारा बना हुआ है। ठीक है, तो आप उसके अंदर 30/18 के नीचे लाइन लगाकर, बना हुआ है ना सारा, लाइन लगाकर उससे अगले 2 को एनसर्कल करके बताएं क्या आंसर आता है जी करंट एसेट में जिसने जाना है। टोटल बताएं। 72, और यहाँ पे क्या आ रहा है 181। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो ऐसे करते। अच्छा, मज़े की बात, इस सोल्यूशन के अंदर आपको इस लाइन से अगले सारे के सारे इंटरेस्ट जो है वो ऐड होके अनअर्न निकाला हुआ नजर आएगा नोट के अंदर, ज़रा जाके चेक करें। ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो बस ऐसे ही आपका हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क नहीं है। ठीक है ना, सारे इंटरेस्ट जो लाइन के आगे पड़े हैं, जो अनअर्नड हैं, वो सारे ऐड किए गए हैं। हम स्मार्ट वर्क अगर कर लें तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तरीके तो दोनों ही सही हैं। अच्छा जी, MCQ 17-18 पे आए ज़रा जल्दी से। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम। जल्दी से ज़रा उसको भी करके आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर बता दें मुझे। जी, कामिल लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट। KL जनाबे वाला मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एसेट लीज्ड बाय कामिल। अजीब बात नहीं, अजीब बात नहीं, कोई अजीब बात नहीं। अब हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं है, मैन्युफैक्चरर लेसर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सवाल के अंदर गिवन है कॉस्ट, सेल प्राइस, कोटेड का मतलब जो लेसी को बताई जाती है। ठीक है, मार्केट, ठीक है, मार्केट प्राइस। इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर 40,000। लीज टर्म है 7 साल। UGRV 2000। IDC कॉस्ट, सवाल लेसर का है तो ये IDC ऑफ लेसर है, IDC ऑफ लेसर। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटेड 4%, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। सुभान अल्लाह, चीज़ें आई ना। ठीक है, अब हमें ये तीनों चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, ये सादा लेसर है या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो पहली एंट्री हम स्किप कर दिया करते हैं। उसकी वजह यह है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, मैन्युफैक्चरर, उसकी एसेट की कॉस्ट निकालना ज़रा बहुत मुश्किल काम है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, पता नहीं क्या कुछ। ठीक है जी, तो उसकी कॉस्ट नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, तो पहली एंट्री हो जाती है स्किप। फिर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जो है वो क्या एंट्री करता है जी, लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट, कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV पे कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट, सेल को लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV और इन्वेंट्री को कॉस्ट पे। IDC को ये क्या करता है, एक्सपेंस आउट करता है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर एक्सपेंस आउट करता है, और अगली एंट्रीज बिल्कुल सेम हो जाया करती हैं। ठीक है, और अगली बात हमें देखने वाली क्या है हमारे लिए, ठीक है, वर्किंग में कॉस्ट भी आती है, फेयर वैल्यू भी आती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी, नेट इन्वेस्टमेंट भी। ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो वही वाला फार्मूला, विल नॉट ट्रांसफ़र तो भी वही वाला फार्मूला, सेम है। ठीक है, इसके साथ ही हमें ये 2 चीज़ें रिवाइज करनी पड़ी। ठीक है, एक तो हमने देखा पहली बात इंटरेस्ट, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो वो क्या यूज़ करेगा, हायर ऑफ मार्केट वैल्यू या इम्प्लिसिट रेट। तो इम्प्लिसिट रेट, कोटेड का मतलब होता है जो लेसी को उसने ऑफर किया है, कोटेड। ठीक है, तो वो इम्प्लिसिट को ही कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट रेट जो है वो आज कम है, मार्केट रेट ज़्यादा है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में हमने पढ़ा था। अभी इसको प्रूव कर लें किसी दिन, इसकी डेरिवेशन, इसकी लॉजिक क्या है, लेकिन फिलहाल तो ये याद कर लिया हमने, पर्चा तो पास हो जाएगा ना इससे। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो रेट हायर ऑफ मार्केट रेट या इम्प्लिसिट रेट लेता है। एक बात ये रिवाइज होनी है।
दूसरी इसी के साथ आईडीसी, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है और उसकी लीज ऑपरेटिंग है तो फिर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करेगा, और अगर अगर उसकी लीज फाइनेंसिंग है तो फिर सवाल देखते हैं जी। सवाल में कहीं पे उसने लीज टर्म सिर्फ बताई हुई है, बाकी उसने कहीं पे ये नहीं बताया इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी पीवी ऑफ एलपी तो निकल आएगी। क्या ख्याल है, चेक कर लेना, ठीक है। वैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की फाइनेंस लीज ही है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा शुरू करें जी, चले चलें जी शुरू करें, फिर काम हो गया। अच्छा सॉरी, रिवीजन के अंदर क्या क्या और देखना है, बस ये 2 चीज़ें, ठीक है। तीसरी कोई चीज़ है, बस तीसरी चीज़ देख आए हैं, ठीक है। 3 ही चीज़ें देखा करेंगे हम फौरी तौर पे। एक, एंट्री क्या करता है, वर्किंग कैसे होनी है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज़ करे। तीसरा, अगर आईडीसी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। तो 17 पे आए, तो आपने 1 मिनट के अंदर मुझे ये सब कुछ करके दे दिया, कॉस्ट फेयर वैल्यू। जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ी हिम्मत करो। हाँ, वो मैंने नहीं देखा नीचे क्या लिखा हो। आगे भी एक एमसीक्यू है, दोनों का आंसर इसी एक सोल्यूशन से निकलेगा। फिलहाल कर दो, मैंने तो नहीं देखा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा। जी वर्किंग 1 करते हैं और एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, वो बात की बात है। अच्छा जी, एंट्री भी कर लें और फिर रिक्वायरमेंट भी पढ़ लें बाद में। जी बच्चों, वर्किंग 1, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है जी 200, फेयर वैल्यू 240, इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर 40 हैं और लीज टर्म 7 साल है। तो डाउन पेमेंट कोई नहीं सवाल में नज़र आई, 40 इंटू 7 प्लस जीआरवी है सवाल में गिवन, कोई नहीं है, वो यूजीआरवी है बेटा, प्लस 2000 सॉरी 2 आ गया, और टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई 282। ठीक है जी। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालते हैं हम, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी निकालते हैं जी। तो 40 का किराया, बस कोई डाउन पेमेंट्स वगैरह तो है कोई नहीं, 40 इंटू, और इंटरेस्ट रेट 4% लेंगे, 4% लेंगे। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, अगर रेट दोनों गिवन हो तो हायर लेना है। 1 लॉजिक क्या बताऊंगा, फिलहाल याद तो कर लें, ठीक है। 1 माइनस 1.07 रेस टू पार, कितने साल की लीज है, सालाना इंटरेस्ट था -7 डिवाइड बाई 0.07, ठीक है जी, प्लस जी जीआरवी यूजीआरवी कितनी है। आईडीसी का कुछ नहीं कर रहे हम, आईडीसी का कुछ नहीं कर रहे, चाहे एक्सपेंस हो चाहे एसेट बने, उसको सिर्फ जनरल एंट्री में जाके डील करते हैं। उसको कभी भी हमने ना इधर वर्किंग 1 वगैरह में किया है, ना वर्किंग 2 अमाउंट स्केड्यूल में उसको लिखा है, ना कभी नोट शोट में लिखा है उसको, ठीक है ना। अच्छा, तो 2 इंटू 1.07 रेस टू पार -7, ओके हो गया। तो क्या आ गया जी, पीवी ऑफ एलपी 216 या 5, 6 प्लस एक ही बात नहीं है 1, ठीक है जी, और टोटल आ गया 217, ठीक है जी।
एक मिनट, एक मिनट, ये लालो लाल अलग है, पहले ही लालो लाल कर लेते हैं, वो बड़ा टाइम लग जाता है यार, ये आसान काम है। चलो अच्छा जी, अब जनरल एंट्री भी चलो पास कर लेते हैं। क्या याद करोगे आप लोग? जनरल एंट्री पास करते हैं जी। इंटरेस्ट भी निकाल लें। इंटरेस्ट 282 माइनस 217, सवाल पर्चे में ऐसे नहीं करना सारा करके फिर देखो रिक्वायरमेंट 65 जी। उसके बाद जनरल एंट्री है, अब डायरेक्ट तरह लिख देता हूँ। लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट पे, जो लेंथी वाली चीज़ें वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 217। कॉस्ट ऑफ सेल को हम लेंगे कॉस्ट पे 200 माइनस 199। सेल को हम लेंगे लोअर ऑफ पीवी ऑफ एलपी 217 है और फेयर वैल्यू 240 है, तो 217 पे ले लेंगे। और कॉस्ट कितनी है जी? इन्वेंट्री की कॉस्ट आएगी, इन्वेंट्री क्रेडिट किससे होगी? 200, ठीक है जी। कौन सा 16? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे लेना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितनी है? 16 है। आपने 17 लिखवाई है, 216, क्योंकि इसमें हमने क्या लेना है जी? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू 216 ही लोअर थी, तो 216 के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया हमने, ठीक है जी। चलें, ये तो होगी सारी रिवीजन दोबारा से। अब ज़रा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एट यकम जनवरी 11? तो नेट इन्वेस्टमेंट तो है जी 217, सिर्फ इतना सा आंसर था। लेकिन हमने बहाने से ना ज़रा रिवीजन भी कर ली, मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट में भी फ़र्क था, वो भी तो देखना था ना, ठीक है। अगले एमसीक्यू का आंसर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी चार्ज इन कॉस्ट ऑफ सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन? तो आंसर इज 199। ओके, सही हो गया। ये दो एमसीक्यूज भी भुगत गए जी, सारी हो गई है। क्वेश्चन बैंक 9 फिर ओपन करो। नहीं नहीं, अभी कहाँ, बस मिसिंग रेंटल निकालने, कैलकुलेटर से फॉर्मूला बताना है। 4:30 तक तो वैसे टाइम कहा था और 3:15 क्लास शुरू हुई है। 5-7 मिनट तो दोगे ना ऊपर, बस थोड़ा काम, बस सिर्फ ये, बस पेपर 9 देखो, सॉरी क्वेश्चन बैंक 9 देखो। ये ज़रा ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, समझ में नहीं आता वैसे, इसलिए ज़रा आपके लिए ये सवाल आपकी खिदमत में पेश किया गया है। यार आमिर, आपने क्लास नहीं ली यार, खड़े रहो, तुम्हारी तबीयत में सेट कर देता हूँ अभी। आए क्यों हो फिर? जाओ आराम करो, जाओ। हैं? लैपटॉप मेरा है, मैंने नहीं देना, जाओ। मैं कर लूँगा यार, जाओ आराम करो। इसको ले लेना लेक्चर को फिर, ठीक है। चलो, बड़ी मेहरबानी, जाओ। ऑन यकम जनवरी 15 जाओ आराम करो यार, जाओ। रोज़े एंड पे आ गए, वैसे ही बैटरियाँ लो हुई पड़ी, बैटरियाँ वैसे ही लो हुई पड़ी हैं इस वक्त। ऑन यकम जनवरी, तुम हाफिज साहब हो, तुम्हारा जिस दिन कुरान ख़त्म हुआ है, तुम उस दिन हाफिज साहब, उस दिन चार्ज हो गए, है ना। उस दिन तो थकावट करती है हाफिजों की, है ना। उसके बाद कहते हैं हाँ हम आ जाओ रोज़े, है ना। ऑन यकम जनवरी 15 अ मोटर डीलर एक्वायर्स व्हीकल ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर 21,000 एट 20% डिस्काउंट। आगे ना पढ़ो। ये मिसाल के तौर पे, हजरत जी क्या नाम है आपका? हैदर अली ने, कहाँ से हो आप? लाहौर से ही हो। आप कहाँ से हो? कराची से हो? बहुत दूर है। आप? फैसलाबाद। क्या नाम है आपका? चुप कर तू, हैं? अजीम का अजीम काम ही करेगा, तुम कोई काम के बंदे हो नहीं कि मैं ये मिसाल तुम्हारे ऊपर देता। अच्छा जी, अजीम भाई ने फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद में एक क्या कहते हैं डीलरशिप ली। कौन सी बाइक पसंद है तुम्हें? यूनाइटेड, यूनाइटेड डीलरशिप ऑफ यूनाइटेड मोबाइल, नहीं यूनाइटेड बाइक्स, ठीक है जी। अब डीलरशिप है इसके पास। मिसाल के तौर पे
यूनाइटेड की जो फैक्ट्री है यहाँ पर, वो भी फैसलाबाद में ही मिसाल के तौर पे, यूनाइटेड फैक्ट्री, ये लोग जो हैं ये खुद ये मोटरसाइकिल बनाते हैं, ठीक है, पता नहीं कितने का बनता है इनके पास, ठीक है, और ये अगर कोई ग्राहक इनके पास चला जाए तो ये उसको सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू कितने का बेचते हैं, 50,000 का बेचते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। छੱਡ दे यार, खैर है, मिसाल ले लेने दे मुझे, 72-75 हज़ार में पूरा लिखूँ यहाँ पे, 50,000 की फेयर वैल्यू है। अब अजीम ने डीलरशिप ओपन की, यूनाइटेड वालों के पास गया, उनसे जाकर कहा मुझे 10 मोटरसाइकिल दे दो, उन्हें कहा ठीक है 50,000 के ले जाओ। अजीम ने कहा या तो तुम बेवकूफ़ हो या मेरे माथे के ऊपर लिखा हुआ है। अल्लाह के बंदो, अगर 50,000 में तुम लोग बेच रहे हो और 50,000 में तुम मुझे दोगे तो मैं तो कॉस्ट पे भी बेचूंगा, तो बंदे कहेंगे यार चलो कंपनी तो ही जाके लेने है ना, कुल की लेना, बात समझे हो। तो मैं 50,000 से ऊपर बेचूंगा तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे, 50,000 से नीचे बेचूं या 50,000 के बराबर बेचूं तो फिर मैं किस लिए बैठा हूँ। तो आप ना मुझे डिस्काउंट दो, मैं अच्छी खासी बल्क में परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी सूरत में इन्होंने कहा चलो ठीक है जी, आपको हम 20% डिस्काउंट पे देते हैं, ठीक है जी। तो 20% डिस्काउंट माइनस किया, ये कैसे बनता है वैसे, सेलिंग प्राइस का हम कहते हैं जी इसका डिस्काउंट लगेगा तो 50,000 इंटू 90% भी कर सकते हो, या 50,000 माइनस 10% और 50,000 भी कर सकते हो। क्या आंसर? अच्छा तो 80 कर लो, ये लो 40,000। अब ये जो डिस्काउंट के ऊपर अजीम को बाइक मिला है, ये इसके लिए बन जाएगी कॉस्ट, ठीक है। और कोई भी बंदा अगर इससे ख़रीदने आएगा नकद तो ये इसको बेचेगा 50,000 पे, तो तभी इसको फ़ायदा है ना। ये बात समझ आई है। तो ये ना सवालों के अंदर डीलर के सवालों के अंदर ज़रूरी नहीं कि डीलर इंपोर्ट करे, डीलर कभी कभी लोकल परचेज़ भी कर लिया करेगा। जब लोकल परचेज़ करेगा तो ये चीज़ देखने वाली होती है, सवाल के अंदर वो इस तरह से फनकारी लगा देगा कि फेयर वैल्यू इतनी है और डीलर को डिस्काउंट पे मिला, मतलब वजह भी होनी चाहिए ना, यही तो वजह है। अगर डीलर 50,000 का ही खरीदे तो 55 का बेचे मिसाल के तौर पे, तो उससे तो किसी ने नहीं लेना। साथ ही तो फैसलाबाद की बाईपास के ऊपर फैक्ट्री भी है, तो वो शहर से निकल के बाईपास पे चले जाएंगे, 10,000 बचा लेंगे, 100 रुपये का पेट्रोल जला लेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो फिर फ़ायदा कब होगा इसको, अगर डिस्काउंट के ऊपर यूनाइटेड फैक्ट्री वाले इसको मोटरसाइकिल दें, ठीक है। अब जितने डिस्काउंट के ऊपर देंगे, जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो अजीम के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट। और अगर कोई नकद लेने आए तो ये बेचेगा फेयर वैल्यू पे, और अगर कोई किस्तों पे लेने आए तो यही 70,000 का बेच देगा, ठीक है जी। तो ये है डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, समझ आइए बात। ये सवाल अब पढ़ो। ऑन 1 जनवरी 15 अ मोटर डीलर एक्वायर्स व्हीकल्स, ये अजीम एक्वायर्स यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर 21,000, ये कॉस्ट है इसकी, ठीक है। एट 20% डिस्काउंट, हमें क्या, ऑन द रिकमेंडेड रिटेल प्राइस ऑफ 26,250, ये इसकी फेयर वैल्यू है। अच्छा सवाल अच्छा काम करता ना, तो सवाल फेयर वैल्यू देके कहता 20% डिस्काउंट पे मिला है, तो फिर आपको ये करना पड़ता 26,250 में से माइनस करो 20% ऑफ 26,250 या 80% कर दो, कितना आता है, ये आपको खुद निकालना पड़ती कॉस्ट। लेकिन सवाल ने ऐसा नहीं किया, सवाल ने आसानी की। ये क्वेश्चन बैंक था, पेपर में आएगा तो आसानी नहीं करेगा, अच्छा पेपर में आएगा तो उस तरह से डालेगा। अच्छा जी, आगे कहता है जी, इट ऑफर्स देम फॉर सेल एट रिकमेंडेड रिटेल प्राइस विद 0% फाइनेंस ओवर 3 years प्रोवाइडेड 3 annual पेमेंट्स ऑफ 8750 आर मेड इन एडवांस, मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 8%, ठीक है जी। भाई पहली बात, ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है, ठीक है। अगर ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है तो आईडीसी सवाल में है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको छोड़ो। तो रेट की बात करें तो हायर ऑफ, अब कोटेड रेट क्या है, ये कह रहा है कि जी कोई खरीदने आए नकद तो 26,250 का बेचता हूँ, और नहीं तो 3 साल की किस्तों पे दूंगा 8750। कितनी किस्त है? हाँ, और वो कितना बन रहा है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट उसने कोट किया हुआ है 0%, ठीक है। मार्केट रेट कितना है, 8% है, 8% है, तो फिर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर 0% रेट नहीं लगा सकता, उसे सारा सवाल जो है वो 8% के हिसाब से करना पड़ेगा। 0 क्यों करता है, 8 का क्या चक्कर है, ये इंशाल्लाह देख लेंगे किसी वक्त, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की एंट्रीज हैं, तो वो एंट्री वही है जो अभी हम कितनी देर से देख रहे हैं, ठीक है। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री। अगर आईडीसी होती तो एक्सपेंस आउट कर देता। ले भाई,
करें जी काम शुरू। वर्किंग वन, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये फिर बाद में समझ नहीं आती, ठीक है। कॉस्ट है जी, साथ ही मिलके कर लेते हैं। 21,000, साथ साथ कैलकुलेटर बस आप अपने हाथ में रखें। फेयर वैल्यू 26,250, ठीक है जी। उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, वो आपको पता ही है, अब तो याद हो जाना चाहिए। लीज पेमेंट्स प्लस UGRV। बाद में करेंगे यार, हर बार रेड ब्लैक करने में टाइम लगता है जी। अगर किस्तों पे देता है तो कोई डाउन पेमेंट नहीं, 8750 के 3 रेंटल्स हैं, ठीक है। कोई GRV नहीं, खैर से कोई UGRV भी नहीं है, सवाल में नहीं है ना UGRV, ठीक है। अच्छा, तो GI कितनी आ गई? 26,250। अब नेट इन्वेस्टमेंट के लिए 8750 को, जैसे जीरो को तो ना ही छेड़ो ना, है ही नहीं, वैसे ही मैंने लिख दिया। 8750 जो है ना पहले वाला, इतनी जगह नहीं होती, 8750 से शुरू हो। 8750 पहले वाले को छोड़ दो क्योंकि एडवांस का सवाल है। फिर 8750 जो 2 रह गए हैं उनको डिस्काउंट करो 0% पे, नहीं ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। अगर कोटेड रेट या इम्प्लिसिट, कोटेड रेट वही इम्प्लिसिट रेट होता है उसका, लेसर का अपना, ठीक है, वो 0% है और इस वक्त मार्केट 8% है, तो हमने हायर यूज़ करना है 8%। और कितने? 28750 है ना, डिवाइड बाय 0.08, ठीक है जी। प्लस जीरो, आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। 24354, डन जी। ऐसे जल्दी से एंट्री कर ही दो फिर इसकी, जल्दी से। अब ज़बानी भी करो, मेरे लैपटॉप ने भी जवाब दे दिया, जल्दी करो। हाँ दुआ कर रहे हैं। तो लीज रिसीवेबल डेबिट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट से, कितनी है जी? 24,354। फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे 21,000 से, यही आज, ठीक है। सेल क्रेडिट करेंगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, और वो कितनी है? वो आज 24,354 है। और इन्वेंट्री कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे 21,000 से, ठीक है जी। मेरे ख्याल में अब तो कोई कसर नहीं रह जानी चाहिए इसके अंदर। चलें जी, अब आखिरी हेडिंग आज की बनाएं, बस आखिरी हेडिंग है, मिसिंग रेंटल या इंटरेस्ट रेट। बस बस इतना आसान काम है, सिर्फ कैलकुलेटर का काम है, इसकी बस हो गई है। भाई ये क्यों बंद हो गया? ये क्यों बंद हो गया? UPS पे चल रहा था, रिमोट तो पड़ा है, चल रहा है हैं? कोई बात नहीं, हेडिंग बनाएं, जल्दी करें। प्रैक्टिस सेट 28, 29 और लिख लें, छोटे छोटे सवाल हैं, कैलकुलेटर से फॉर्मूला 5 मिनट में छुट्टी दे दूंगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट 28, 29 और 26 ये करने हैं हमने, ठीक है ना। ये लिख लें, ज़रा पेज नंबर भी ढूंढ लेते हैं, पहले लिखें प्रैक्टिस सेट 29, 28, पहले 28 कर लें, 28, 29 और 26, ये तीनों सवाल करने हैं इसी तरतीब से, ठीक है। अच्छा, हेडिंग बनाएं, मिसिंग रेंटल और इंटरेस्ट रेट लिखें, जल्दी से लिखें। मिसिंग रेंटल स्लैश इंटरेस्ट रेट, ऐसा भी हो सकता है सवाल के अंदर, रेंटल मिसिंग हो या इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो, ठीक है। तो लिखें आगे, इफ़ दीज आर मिसिंग इन क्वेश्चन। मैंने वैसे ज़बानी एक बार बात कर भी दी थी कि अगर रेंटल या रेट मिसिंग होगा तो किसका फार्मूला यूज़ करोगे? लेसर का फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। बहरहाल लिखो, फिर भी लिखो। बीच को वैसे हुआ क्या है समझ नहीं आ रही, किसी को बुला लेना यार, 5-7 मिनट है आखिरी, मैसेज कर दे, बंदा ही कोई नहीं होना है, इंतकाल कर गया।
चले लिखे लिखे आप, इफ रेंटल या इंटरेस्ट हेडिंग दी हुई है, ठीक है ना, इफ दीज आर मिसिंग इन क्वेश्चन ऑफ लेसी और लेसर, सवाल जिसका मर्जी हो, अगर अगर इंटरेस्ट रेट या रेंटल मिसिंग है, ठीक है, इफ दीज आर मिसिंग इन क्वेश्चंस ऑफ लेसी और लेसर, we will use following formula of lesser. We will use following formula of lesser. अच्छा वाला मैं लिख लेता अपने कंप्यूटर पे, कल भी काम आ जाता, ईद के बाद भी है जी. इफ दीज आर, कहने का हेडिंग क्या बनाई जी, मिसिंग रेंटल्स और इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी. अब सवाल लेसर का हो चाहे लेसी का हो, इफ दीज आर मिसिंग इन क्वेश्चन, लेसी और लेसर, we will use following formula of lesser for its calculation, ठीक है ना. कौन सा फार्मूला, अभी कई बार ये फार्मूला लिख चुके हम, ठीक है. फार्मूला है जी, वैसे नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर, ठीक है ना. लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड करने लगे, थोड़ा सा फॉर्मूला को एक्सटेंड कर रहे हैं. देखो कैसे, अभी हमने कई बार एक फार्मूला लिखा है, अगर लेसर सिंपल हो, 2-3 बार लिख के हैं, लेसर सिंपल हो और उसकी लीज हो फाइनेंस, ठीक है, तो फिर वो दूसरी एंट्री क्या करता है, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट और कैश क्रेडिट आईडीसी से. लीज रिसीवेबल डेबिट करते हैं हम हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से, एसेट फेयर वैल्यू से, यानी कि डेबिट पे जो होता है क्रेडिट उसके बराबर होते हैं, ठीक है. इसका मतलब ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज करके अब हम लिखेंगे जी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू वही वाला फार्मूला, ठीक है. अब मेरे पास क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा. ज़रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाएं जल्दी से, जो मैंने अभी आपको बताए हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन 28 सबसे पहले ओपन करें. मैं पेज नंबर बताता हूँ आपको, आपने मुझे बता दिया, कोई बात नहीं. 76 पे क्वेश्चन नंबर 28. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 45,556, आईडीसी ऑफ लेसर है 10,000, लीज टर्म है 3 साल, इम्प्लिसिट रेट है 10.65%, एनुअल रेंटल इन एरियर पता नहीं, यूजीआरवी 10. कैलकुलेट एनुअल रेंटल टू बी. बात समझे हो, सवाल सामने है, बोलो मुझे डाटा लिखवा दो बस, ठीक है. क्योंकि अब वहाँ सामने होता है ना सवाल, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, सामने सवाल सामने डाटा. बहरहाल अब क्या हो सकता है पता नहीं, प्रोजेक्टर को क्या हो गया, ठीक है. तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, 4,556. आईडीसी ऑफ लेसर 10,000. फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या होता था जी, अब सारी एरियर में है या एडवांस में भी है कोई, रेंटल देखो एरियर है तो 10,000 किराया. कितना किराया वैसे, रेंटल कितना है, ओ रेंटल ही तो नहीं पता, एक्स नहीं लेते, ज़रा एक्स और मल्टीप्लाई मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आर कर देते हैं, ठीक है ना, मिसिंग फिगर आर कर देते हैं, ठीक है. रेंटल इनटू 1 माइनस क्या रेट गिवन है, 1.1065, बस आगे तो नहीं है. ओके, माइनस कितने साल की लीज है, 3 साल की. रेंटल्स हैं एनुअल, बोलो इन एरियर है, तो -3 डिवाइडेड बाय 0.1065 प्लस इधर देखो यूजीआरवी कितनी है 10,000 इंटू, ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है. अच्छा इत्तेफाक ही है वैसे, 1.1065
1065 रेज टू पावर -3। ठीक है जी। अब कैलकुलेटर से भी निकल सकता है, ये तो वैसे भी निकल सकता है। आर बता दें कितना है? ट्रिपल टू 96 आ रहा है जी आंसर इनका। ज़रा चेक कर लें, ये सही है? चेक करें जी, चेक करें सब। जी यही है। सॉल्यूशन देख लेता हूँ मैं इतनी देर में। तो 20 ढूंढते ढूंढते बहुत देर लग जानी है, जरा जल्दी से बता ही दें। बच्चे कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे? ढूंढूं मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर? गलत है। अच्छा सही वाला बता दें जी। 19594। अब ये कितने बच्चे कंफर्म कर रहे हैं इसको? यही है। चलें अगले सवाल के अंदर देखें क्या फ़र्क है। मिसिंग तो रेंटल ही है, बस एक ये सवाल 29 और उसके बाद 26 करके छुट्टी। वाह छुट्टी, ईद तक छुट्टियाँ, ईद जुमेरात तक छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत करनी है आखिरी 5-7 मिनट जी। बस रेंटल क्वार्टरली है जी, रेंटल क्वार्टरली है। कैलकुलेट कर लें, आंसर देख लें। एडवांस में भी है, ज़रा ध्यान कर लें। सवाल सामने होता है तो सहूलत बड़ी रहती है। आप लोग किताब सामने रख के बैठे हैं, कोई बात नहीं, मुझे रेटर लिखवा देना, मुझे कोई नहीं शौक है। अच्छा जी करवा लेता हूँ, ठीक है जी। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी गिवन है? 080। आईडीसी ऑफ लेसर गिवन है? ज़ीरो कर दो फिर जी। उसके बाद रेंटल मिसिंग है, ठीक है, और एडवांस में भी है, तो आर प्लस आर करना था। ठीक है, आर प्लस आर मतलब एक आर एडवांस वाला और एक जिसको एन्युटी में डालना है। ठीक है। अच्छा रेंटल क्वार्टरली है, बोलो तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर में 3 महीने, एक साल में 4 क्वार्टर। ठीक है। इंटरेस्ट रेट गिवन है एनुअल 8%, तो क्वार्टरली हो गया 2%, तो 1 माइनस 1.02 रेज टू पावर। अब कितने साल की लीज है? 2 साल। इसमें कितने क्वार्टर टोटल बनते हैं? 8, जिनमें से एक तो पड़ गया एडवांस, तो बाकी रह गए 7 -7 डिवाइडेड बाय 0.02 जी। कोई यूजीआरवी है? यूजीआरवी भी नहीं है, सुभान अल्लाह। 15,000 क्या आ गया जी रेंटल क्वार्टरली। ठीक है। ट्वेंटी 26 कर दें जी। इसमें क्या मसला है देखें। रेट मिसिंग है। चले कैलकुलेटर यूज़ करना आता हो तो मसला ही कोई नहीं है जी। बस इतना बताना ज़रूरी था कि फार्मूला ये यूज़ करते हैं, चाहे लेसी का सवाल हो चाहे लेसर का सवाल हो, अगर रेट या इंस्टॉलमेंट मिसिंग हो तो। ठीक है, चेक कर लेते हैं जी। आप कर लें चेक, पहले कर लें चेक, मैं तब तक होमवर्क लिख लेता हूँ आप लोगों का। ये तो भाई अभी ईद भी आ गई बीच में, सारा लीज ऐसे घोट के आना ना ईद पे। ओए होमवर्क है पास पेपर 6 अभी बातों में गुजरा है, आज के दोनों लेक्चर्स में से किसी एक में। क्वेश्चन बैंक नंबर 9
मज़ीद कोई होमवर्क रिक्वायर्ड हुआ तो मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है जी। वो भी कर लेंगे डिस्कस, वैसे वो डिस्कस थोड़ा बहुत तो हो ही गया था, बाल कर दूंगा, तफसील सवाल ही करवा दूंगा। अभी हिम्मत है तो अभी कर लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 50,000, 50,000 फेयर वैल्यू। आईडीसी ऑफ लेसर गिवन है 3,000। ओके, रेंटल गिवन है, डाउन पेमेंट भी है, कितनी 10,000। रेंटल कितना है और एडवांस में है एरियर में है 15,000। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट, अच्छा ये एनुअल है या सेमी एनुअल है या क्वार्टरली है? एनुअल रेंटल्स हैं। अच्छा, कितने लीज टर्म है? 3 साल की, तीनों एरियर में है। अच्छा, अब 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 मतलब 1 पॉइंट एक्स रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय पॉइंट एक्स, ठीक है जी, वही एक्स। अच्छा जी, कोई यूजीआरवी जीआरवी है कोई? जीआरवी तो नहीं है ना। यूजीआरवी कितनी है? 2,000 इंटू 1 पॉइंट एक्स रेज टू पावर -3। अब ये ज़रा मुश्किल है वैसे कैलकुलेट करना, लेकिन एएफसी अच्छी पड़ी हुई जिन बच्चों ने है, कैलकुलेटर सो जाता है भाई, कह रहे हैं जिसके अंदर जिस 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 ऐसे सवाल में जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर सो जाता है, ये वो वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी सोया हुआ है कैलकुलेटर सबका, जब जाग जाए तो आंसर बता दें। किस किस को मेरी क्लास में बैठे हुए बच्चों में से किस किस को ये नहीं कैलकुलेट करना आता कैलकुलेटर पे? बता दो, शर्म ना करो। तुम्हें आता है हजरत? मैंने सीखना है अभी आगे, मुझे नहीं आता। आपको नहीं आता मुझे लगता। आता है? अच्छा बताओ। 4% आ गया जी, 4.5% जी, ठीक है जी। देख लें, यही है सोल्यूशन में जाकर। सोल्यूशन में हिट एंड ट्रायल तो नहीं लगा हुआ? जरा देखो, सोल्यूशन में हिट एंड ट्रायल तो नहीं लगा हुआ? हाँ क्या कांट सॉल्व आ गया? तुमने सही नहीं लगाया इसका मतलब? सही लगा है, वो कई बार आ जाता है। अच्छा, फिर लगा ले। जवाब दे जाता है। आज मेरे साथ घर ही चलो, मेरे अफ्तारी करा देता हूँ तुम्हें। मैं तो इधर नहीं रुक रहा अब, मैं सुबह 7:30 से क्लास में हूँ जी। हिट एंड ट्रायल लगा हुआ है ना, आपने नहीं लगाना, ठीक है ना। आसान काम है, कैलकुलेटर यूज़ करना आता है? पहली रो आता है बेटा, आप दोनों को आता है? इधर दोनों को। अब मिसाल के तौर पे कोई ऑनलाइन वाले बच्चे को नहीं आता तो वो ग्रुप के अंदर अपने दोस्त अहबाब से पूछ के ये काम कर सकते हैं, या टीए बता देंगे, ये दोस्त अहबाब बता देंगे कि कैसे यूज़ करना है। यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं भाई कह रहे हैं, ठीक है जी। चलें जी, होमवर्क के अंदर ये 2 क्वेश्चंस कीजिएगा। मजीद को होमवर्क हुआ तो काफ़ी दिन है अभी तो ईद में, मैं भेज दूंगा मैसेज आपको, पहले या बाद में कर लीजिएगा। अहम बात यह है कि आप लोगों ने जुमा और हफ्ता लाजमी पढ़ना है क्लास को। अच्छा, जुमे को अगर IAS 21 स्टार्ट नहीं भी हो पाता, पूरा लेक्चर आधा तो हो ही जाएगा। और जाहिर सी बात है, मंडे को जो आएगा उसने अगर जुमा हफ्ता नहीं पढ़ा होगा तो मंडे को उसको आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जी, फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड बड़ा आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अगर मिस होगी क्लास तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो ईद के बाद मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।